दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वस्त्र मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारत सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार समर्थ योजना के तहत पिछले 3 सालों में 13,235 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है। समर्थ एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह योजना वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने तथा क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: पहला, मांग संचालित प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करना। दूसरा, रोजगार सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तीसरा, पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। और चौथा, देश भर में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वस्त्र मंत्रालय। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, आयुर स्वास्थ्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। कथन 2 है, इसे आयुष मंत्रालय चला रहा है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्रेशन से आगे की बात को समझते हैं। आयुष मंत्रालय वर्तमान में आयुर स्वास्थ्य योजना नाम से एक केंद्र क्षेत्र की योजना चला रहा है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इस योजना के 2 घटक हैं, पहला आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरा उत्कृष्टता केंद्र में सुविधाओं का उन्नयन। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथिक संस्थानों में उन्नत विशेष आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना में सहायता करना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है मिशिगन झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील या फिर ह्यूरॉन झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विक्टोरिया झील। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के बाद पाया है कि ग्रेट लेक्स अम्लीय हो रही है। ग्रेट लेक्स अमेरिका कनाडा सीमा पर फैले जल के 5 परस्पर जुड़े निकाय हैं जो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। ये झीलें दुनिया में मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह है। यूएस कनाडा की सीमा सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो झील से होकर गुजरती है, जबकि मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील और अफ्रीका की विक्टोरिया झील के बाद ह्यूरॉन झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी विक्टोरिया झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित इनसाइट लैंडर किस ग्रह से संबंधित है। आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि ग्रह या फिर बुध ग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मंगल ग्रह। हाल ही में नासा के मार्स लैंडर इनसाइट से लॉन्च के 4 साल बाद संपर्क टूट गया। इनसाइट एक मार्स लैंडर था जिसने मंगल ग्रह की पहली गहन जांच की, इसलिए विकल्प ए सही है। यह मंगल ग्रह के आंतरिक अंतरिक्ष का गहराई से अध्ययन करने वाला पहला बाहरी अंतरिक्ष रोबोटिक खोज करता था। आपको बता दें इसे 2018 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मंगल ग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित मत्स्य 6000 क्या है। आपके ऑप्शन हैं सबमर्सिबल अंडर वाटर ड्रोन, मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन, पनडुब्बी या फिर नौसैनिक सोलर नौका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने लोकसभा में समुद्रयान मिशन के बारे में जानकारी साझा की। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य खनिजों जैसे गहरे समुद्र संसाधनों की खोज के लिए मत्स्य 6000 नामक सबमर्सिबल वाहन में 6000 मीटर गहराई तक 3 कर्मियों को भेजना है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस मिशन के वर्ष 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। मत्स्य 6000 वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह वाहन गहरे समुद्र में मानव द्वारा निकेल, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व
मैग्नीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज में प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर रूपरेखा किसने अधिसूचित की है? आपके ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो, अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट इंडिया या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय मानक ब्यूरो। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर जानकारी साझा की। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर रूपरेखा अधिसूचित की है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। ये मानक स्वैच्छिक हैं और उपभोक्ता समीक्षाओं को प्रकाशित करने वाले प्रत्येक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDX के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कथन 2 है इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र में बदलना है। उपयुक्त में से कौन सा ये सही कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल IDX ने अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर करके एक मील का पत्थर हासिल किया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDX पहल को रक्षा उत्पादन विभाग के तहत स्थापित रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह पहल भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसका लक्ष्य अगले 25 वर्षों में भारत को एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र में बदलना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी योजनाओं और नीतियों के संदर्भ में PMG दिशा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, खेल जागरूकता कार्यक्रम या फिर महिला सुरक्षा कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने लोकसभा में डिजिटल साक्षरता पर जानकारी साझा की। भारत सरकार ने जनता को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं लागू की है। पहली राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM और दूसरी डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा, इसलिए विकल्प ए सही है। इन योजनाओं के तहत कुल 6.62 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, तो वहीं 5.68 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि यानी UN क्लॉज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे वर्ष 1982 में अपनाया गया था। कथन 2 है भारत ने न तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। चलिए इस प्रश्न से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में राज्यसभा ने समुद्री डकैती रोधी विधेयक पारित किया जो समुद्री डकैती से निपटने के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। साथ ही ये कानून भारत को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि यानी UN क्लॉज के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम करेगा। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UN क्लॉज को 1982 में अपनाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। भारत ने इस पर वर्ष 1982 में हस्ताक्षर किए और 1995 में इसकी पुष्टि की थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये संधि विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा उपलब्ध कराती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता किस समूह से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वाड, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी आसियान या फिर ऑप्शन डी शंघाई सहयोग संगठन। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।